गांव सीतापुर की सुबह हमेशा की तरह चिड़ियों की चहचहाहट और बैलों की घंटियों की आवाज़ से शुरू होती थी। मिट्टी के कच्चे घरों के बीच से गुजरती संकरी गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती थी। लेकिन उस गांव के एक कोने में एक ऐसा घर था जहां अब कुछ दिनों से सन्नाटा था। वो घर था रघुनाथ प्रसाद और सावित्री देवी का, जो गांव में माई बाबूजी के नाम से मशहूर थे। दोनों ने अपनी जिंदगी मेहनत से गुजारी थी, खेतों में पसीना बहाया और दो बेटों को पढ़ाया, रामेश्वर और महेश। रामेश्वर बड़ा बेटा था, थोड़ा गंभीर, घर परिवार का जिम्मेदार समझा जाता था। महेश छोटा, चुलबुला, पर कभी कभी ज्यादा तेज बोलने वाला। दोनों की शादी हो चुकी थी और दोनों की पत्नियां अब उसी घर में थीं। कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे घर में तनाव पनपने लगा। एक दिन दोपहर में जब सावित्री रसोई में खाना बना रही थी, तभी बड़ी बहू सीमा और छोटी बहू रीता में झगड़ा हो गया। सीमा गुस्से में, अरे रीता, तू हर बार माई से कहकर ज्यादा दूध ले जाती है। हमारा बच्चा क्या पानी पिएगा? रीता, अरे दीदी, बच्चा तो आपका भी है और मेरा भी, पर दूध की गिनती क्यों कर रही है? सब तो एक ही घर का है। ये सुनकर सावित्री रसोई से बाहर आई, बोली, बेटियों, झगड़ा मत करो, दूध मैं बराबर बांट दूंगी। लेकिन अब झगड़ा शुरू हो चुका था। बहुएं आपस में खींचतान करने लगी और धीरे धीरे वह खटास बेटों तक पहुंच गई। शाम को जब रघुनाथ खेत से लौटे तो उन्होंने देखा कि घर में दो चूल्हे जल रहे हैं। उन्होंने चौंक कर पूछा, अरे ये क्या हो गया घर में? दो चूल्हे? सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। बोली, बाबूजी, अब तो घर का खाना भी बांट गया है। रघुनाथ ने दोनों बेटों को बुलाया। रामेश्वर, महेश, ये सब क्या है? रामेश्वर बोला, बाबूजी, आप सब अलग अलग रहेंगे। मेरी बहू को रीता की आदतें पसंद नहीं। आप चाहें तो बांट दीजिए घर। ये सुनते ही सावित्री का चेहरा पीला पड़ गया। क्या कहा तूने बेटा? घर बांट दूं? ये वही घर है जहाँ तुम दोनों ने जन्म लिया था। लेकिन अब हालात बिगड़ चुके थे। रात को सावित्री बरामदे में बैठी थी, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रघुनाथ धीरे से आए, बोले, रो क्यों रही हो सावित्री? बाबूजी, हमने बच्चों को तो साथ रहना सिखाया था, अब वही हमें बांट रहे हैं। रघुनाथ ने गहरी सांस ली। शायद अब वक्त आ गया है कि हम खुद हट जाएं। बच्चे अपने तरीके से जीना चाहते हैं। दोनों ने तय किया वो किसी बेटे को तकलीफ नहीं देंगे। सुबह होते ही रघुनाथ ने दोनों बेटों को बुलाया। ठीक है बेटा, अगर तुम दोनों अलग रहना चाहते हो तो रहो। ये घर बांट लो, खेत बांट लो, लेकिन एक बात याद रखना, हम दोनों किसी एक के नहीं होंगे, हम दोनों सबके हैं। लेकिन बेटों ने जिद की। नहीं बाबूजी, आप भी बांट जाइए। माँ आपके साथ रहेंगी या हमारे साथ? सावित्री स्तब्ध रह गईं, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वो चिल्लाईं, क्या माँ बाप भी बढ़ते हैं बेटा? जिस माई ने तुझे दूध पिलाया वो अब कैसे आधी आधी होगी? लेकिन कोई असर नहीं हुआ। आखिर रघुनाथ बोले, चलो सावित्री, हम अपने हिस्से के बिना कहीं और चलें। वो दोनों गांव के बाहर एक पुराने छोटे से झोपड़े में रहने लगे। रघुनाथ खेत से थोड़ा बहुत काम कर लेते और सावित्री घर का छोटा सा बाग संभालती। शुरू में दोनों बेटे कभी कभी देखने आते थे, लेकिन धीरे धीरे सब कम हो गया। एक दिन सावित्री बीमार पड़ गईं। रघुनाथ ने दोनों बेटों को संदेश भिजवाया, तुम्हारी माँ बीमार है, जरा मिलने आ जाओ। लेकिन दोनों में से कोई नहीं आया। रामेश्वर बोला, बाबूजी, अभी फसल काटने का टाइम है, मैं नहीं आ सकता। और महेश बोला, मुझे बच्चे की फीस भरनी है, अगले हफ्ते आऊंगा। रघुनाथ ने आंसू छुपाए। सावित्री की हालत बिगड़ती गई। उन्होंने धीरे से कहा, बाबूजी, क्या हमारे बच्चे भूल गए हमें? रघुनाथ बोले, नहीं सावित्री, वो भूल नहीं गए, बस उलझ गए हैं। एक दिन गांव में मकर संक्रांति का मेला लगा। रघुनाथ और सावित्री का झोपड़ा उसी रास्ते पर था जहां से मेला जाने का रास्ता गुजरता था। दोनों बेटे अपने अपने परिवार के साथ मेले में जा रहे थे, लेकिन अलग अलग दिशाओं से। रामेश्वर की नजर पड़ी झोपड़े के बाहर सूखती हुई धोती और अंदर खांसी की आवाज। वो अंदर गया और देखा उसकी माँ बिस्तर पर लेटी थी, बेहद कमजोर। सावित्री की आंखें खुलीं। रामेश्वर बेटा, तू आया। रामेश्वर रो पड़ा। माई, हमसे गलती हो गई, हमने आपको बांट दिया। इतने में महेश भी पीछे पीछे आया। दोनों भाई एक दूसरे को देखकर रुक गए। दोनों के बीच कुछ पल का सन्नाटा रहा। फिर महेश आगे बढ़ा, बोला, भैया, गलती मेरी भी है। दोनों ने झुककर माँ बाप के पैर छुए। सावित्री की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू खुशी के थे। कुछ दिनों बाद दोनों भाइयों ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने पूरे गांव के सामने कहा, हम अब दो नहीं एक हैं। माँ बाप का बंटवारा अब नहीं होगा। रघुनाथ ने दोनों बेटों को गले लगा लिया। याद रखना बेटा, घर बांटने से परिवार नहीं बढ़ता, लेकिन माँ बाप को बांटने से इंसान बन जाता है। उस दिन से फिर वही पुराना घर जीवित हो उठा। एक ही चूल्हा, एक ही आंगन और माँ की वही मुस्कान। साल बीत गए, बच्चे बड़े हो गए। एक दिन रामेश्वर का बेटा बोला, पापा, अब मैं अलग घर बनवाना चाहता हूँ। रामेश्वर कुछ पल चुप रहा।
उसे बरसों पहले की वही घटना याद आ गई। उसने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, घर अलग बना लेना बेटा, पर माँ बाप को कभी मत बांटना। कुछ साल बाद रघुनाथ और सावित्री इस दुनिया से विदा हो गए। गांव वाले कहते हैं, जब भी सीतापुर में कोई घर बांटने की बात करता है तो हवा में कोई आवाज गूंजती है, माँ बाप को बांटा नहीं करते बेटा, उनके बिना घर बसता नहीं। और उसी घर के बाहर आज भी एक पुराना नीम का पेड़ खड़ा है, जहां लोग बैठकर अक्सर कहते हैं, ये वही जगह है जहाँ परिवार ने सीखा कि माँ बाप ईश्वर का रूप है, उन्हें बांटा नहीं जा सकता। प्यारीपुर गांव की सुबह कुछ अलग ही होती थी। हल्की धूप, मिट्टी की खुशबू और सरसराती हवा हर दिल को ताजगी दे देती। बच्चों की हंसी, खेतों में गायों का मुंह मारना और नदी किनारे कौवों की चहचहाहट, ये सब मिलकर गांव को जीवंत बना देते थे। अर्जुन और राहुल, दो बचपन के दोस्त, हर सुबह एक जैसे उठते। अर्जुन के घर के बाहर पुराने आम का पेड़ था। वह पेड़ उनके लिए सिर्फ फल नहीं देता था, बल्कि उनकी दोस्ती के हजारों राज भी छुपा रखता था। वे आम के नीचे बैठकर न जाने कितनी बार अपने सपनों की बातें करते। राहुल, बड़ा होकर हम गांव बदल देंगे, यहाँ की हर गली में हर बच्चा पढ़ेगा। अर्जुन कहता। राहुल हंसते हुए जवाब देता, और मैं तुम्हारे साथ हर कदम चलूंगा अर्जुन, कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव के लोग भी अक्सर कहते, ये दो जो एक हैं। हर शाम दोनों दोस्त नदी किनारे खेलते। वहां न सिर्फ पानी का ठंडापन, बल्कि बचपन की मासूमियत भी मिलती। वे पत्थरों पर कूदते, छोटी छोटी नावें बनाकर उन्हें पानी में छोड़ते और कभी कभी मत्स्य पकड़ने की कोशिश करते। अर्जुन की हिम्मत और राहुल की चतुराई मिलकर उन्हें गांव में हर बच्चे से अलग बनाती। एक दिन नदी के पास एक बड़ा पेड़ गिरा। अर्जुन तुरंत पेड़ के नीचे फंसे छोटे बच्चे को निकालता है, जबकि राहुल उसे सुरक्षा देता। उस दिन गांव में उनकी बहादुरी की चर्चा होती है। देखो, यही तो सच्ची दोस्ती है, गांव के लोग कहते। जैसे जैसे वे बड़े हुए, अर्जुन के परिवार की आर्थिक स्थिति और बिगड़ने लगी। उसके पिता की तबीयत कमजोर होने लगी और घर की जरूरतें बढ़ने लगी। राहुल ने अपनी जेब से अर्जुन की मदद करनी शुरू की, किताबें, कपड़े और खाना, ताकि अर्जुन पढ़ाई जारी रख सके। एक दिन स्कूल में जिले भर के बच्चों की प्रतियोगिता हुई। अर्जुन ने दिन रात मेहनत की, पर उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे प्रतियोगिता में जाने की अनुमति नहीं थी। राहुल ने अकेले प्रतियोगिता में भाग लिया और जीत भी गया। पुरस्कार वितरण के समय उसने पुरस्कार अर्जुन को समर्पित किया। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन गर्व भी था। सच्ची दोस्ती यही है, अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा। समय बीतता गया। अर्जुन ने परिवार की मदद के लिए पढ़ाई छोड़ दी। वह खेतों में काम करता और राहुल शहर में पढ़ाई और नौकरी के लिए चला गया। दोनों का संपर्क केवल पत्रों और फोन तक सीमित रह गया। एक दिन अर्जुन की मां बीमार हो गई। राहुल तुरंत गांव आया और दिन रात काम में मदद करने लगा। उनके बीच का बंधन और भी मजबूत हो गया। गांव के लोग भी उनकी दोस्ती की मिसाल देने लगे। अर्जुन की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। डॉक्टर ने कहा कि इलाज शहर में ही संभव है। राहुल ने अपनी सारी बचत निकालकर उसे अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में अर्जुन ने धीरे से कहा, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो राहुल, अगर मैं चला गया तो भी मेरी दोस्ती हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। कुछ महीने बाद अर्जुन की हालत गंभीर हो गई। राहुल हर समय उसके पास बैठा, उसे हंसाने और दिलासा देने की कोशिश करता रहा, लेकिन अर्जुन की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। अर्जुन के जाने के बाद राहुल का गांव का हर कोना सुनसान लगने लगा। वह रोज वही गलियां घूमता जहां वे दोनों बचपन में खेला करते थे। पुराने आम के पेड़ की छाया में बैठकर वह अक्सर सोचता, अर्जुन कहाँ है? वह मेरे बिना कैसे रहेगा? गांव के बच्चे राहुल को देखकर सोचते, राहुल हमेशा अकेला रहता है, शायद उसे भी पता है कि सच्ची दोस्ती का मतलब क्या है। राहुल खुद को खाली महसूस करता, लेकिन अर्जुन की यादें उसे जीवित रखती। उसने तय किया कि वह अर्जुन की यादों को सिर्फ अपने दिल में नहीं रखेगा, बल्कि पूरे गांव तक फैलाएगा। राहुल ने गांव के केंद्र में एक छोटा सा पुस्तकालय बनवाया। वहां अर्जुन की किताबें, चित्र और उनकी यादें रखी गईं। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाई में मदद करना शुरू किया। राहुल बच्चों को कहता, अर्जुन मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। उनकी मेहनत, हंसी और सपनों को कभी मत भूलना। दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे की खुशियों और दुखों में खड़ा होना भी है। बच्चे राहुल की बातें सुनकर प्रेरित होते और हर दिन पुस्तकालय में आते। त्योहार आते और गांव की गलियां खुशियों से भर जाती। लेकिन राहुल के लिए ये समय भावनात्मक होता। दीपावली की रातें, होली के रंग और दशहरा के मेले, हर जगह उसे अर्जुन की याद आती। एक बार होली के दिन राहुल ने सोचा कि अर्जुन अगर यहाँ होता तो कैसे खेलता। उसने बच्चों के साथ खेलते हुए खुद को अर्जुन के करीब महसूस किया। उसके हाथों में रंग था और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान। ये छोटी छोटी चीजें उसे जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देती। राहुल ने खेतों में भी मदद करना शुरू किया। अर्जुन की तरह वह भी मेहनत करता, ताकि गांव के लोगों को दिखा सके कि दोस्ती सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में भी होती है। हर सुबह राहुल खेतों में काम करता और अर्जुन की बातें याद करता।
वह कहता, अर्जुन, मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, हमारी दोस्ती अमर है। गांव के लोग भी उसे देखकर कहते, राहुल ने अर्जुन के आदर्शों को जीवित रखा है, यही सच्ची दोस्ती है। समय बीतता गया, राहुल बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी यादों में अर्जुन हमेशा जीवित था। वह अक्सर बच्चों को कहता, सच्ची दोस्ती दौलत, पद या उम्र से बड़ी होती है। जो दोस्त मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा हो, वही असली दोस्त है। गांव के बच्चे उसकी बातें सुनकर सीखते और समझते कि सच्ची दोस्ती अमर होती है। राहुल ने गांव में एक वार्षिक कार्यक्रम शुरू किया, दोस्ती दिवस। हर साल अर्जुन और राहुल की कहानी सुनाई जाती। बच्चों को बताया जाता कि सच्ची दोस्ती का मतलब है साथ रहना, समर्थन करना और यादों को अमर बनाना। पुस्तकालय की दीवार पर लिखा था, दोस्ती अमर होती है। अर्जुन और राहुल की दोस्ती इसका प्रमाण है। राहुल के जीवन का उद्देश्य यही बन गया कि वह अर्जुन की यादों और उनकी दोस्ती को हर दिल तक पहुंचाए। राहुल अक्सर पुराने पेड़ों और गलियों में बैठकर अर्जुन की बातें याद करता। वे दोनों बचपन में कितनी शरारतें करते थे। कभी खेतों में गायों को डराते, कभी नदी के किनारे पत्थरों पर कूदते और कभी स्कूल में हंसी मजाक करते। एक दिन वे नदी के किनारे गए और अर्जुन ने पानी में एक छोटी नाव बनाई। राहुल ने कहा, चलो देखते हैं कौन सी नाव पहले नदी के पार जाएगी। अर्जुन मुस्कुराया, तैयार हो जाओ राहुल, आज मैं जीतूंगा। वे दोनों घंटों तक नाव को पानी में दौड़ाते और हंसते। राहुल को आज भी वो दिन याद है और उसकी आंखों में हल्की नमी आ जाती है। गांव में बच्चों की टोली अक्सर उन्हें देखकर कहती, अर्जुन और राहुल तो ज्यों दो सूरज हैं। एक बार गांव के तालाब में मछली पकड़ने की कोशिश में अर्जुन फंस गया। राहुल ने बिना डरे उसके पास जाकर उसे बचाया। उस दिन गांव के लोग उनके साहस की तारीफ करते नहीं थकते। राहुल ने महसूस किया कि सच्ची दोस्ती केवल मजाक और खेल नहीं, बल्कि कठिनाई में साथ खड़े होने का नाम है। अर्जुन के जाने के बाद राहुल अकेला हो गया। शहर में नौकरी करते हुए भी वह गांव और अर्जुन को याद करता। उसके लिए सफलता का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि अर्जुन की यादों को जिंदा रखना था। वह अक्सर सोचता, अगर अर्जुन होते तो हम दोनों मिलकर गांव के बच्चों के लिए कुछ बड़ा करते। इसलिए उसने अपने जीवन का उद्देश्य तय किया, गांव में शिक्षा और किताबों की पहुंच बढ़ाना, ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और उनकी दोस्ती की याद अमर रहे। राहुल ने गांव में पुस्तकालय खोला। बच्चे रोज आते और अर्जुन के नाम की किताबें पढ़ते। राहुल उन्हें कहता, दोस्ती का मतलब है खुशी और दुख में एक दूसरे का साथ देना। अर्जुन मेरे भाई जैसा था और उसकी याद में मैंने ये पुस्तकालय बनाया। बच्चों को कहानी सुनाते हुए राहुल की आंखें नम हो जाती। बच्चे समझते कि दोस्ती केवल शब्द नहीं, बल्कि कर्म और संवेदनाओं का बंधन है। त्योहार आते और गांव की गलियां खुशियों से भर जाती। दीपावली में पटाखे, होली में रंग और दशहरा में मेले, हर जगह राहुल अर्जुन की याद करता। एक बार दशहरे पर राहुल ने बच्चों के साथ मिलकर राम रावण का पुतला बनाया। उसने कहा, देखो बच्चों, ये हमारे जीवन की कठिनाइयों का प्रतीक है। अर्जुन ने हमेशा कहा था, मुश्किलें आएंगी, लेकिन दोस्त हमेशा साथ रहेंगे। बच्चों की हंसी और उनकी मासूमियत राहुल को अर्जुन के करीब महसूस कराती। राहुल ने खेतों में भी मदद शुरू की। वह अर्जुन की तरह मेहनती बनना चाहता था। हर सुबह सूरज निकलते ही वह खेतों में काम करता और अर्जुन की बातें याद करता। गांव के लोग कहते, राहुल ने अर्जुन की याद में गांव को एक नई दिशा दी। यही सच्ची दोस्ती है। समय बीतता गया, राहुल बूढ़ा होने लगा। उसे अकेलापन महसूस होता, लेकिन अर्जुन की यादें हर पल उसके साथ थीं। वह अक्सर बच्चों को कहता, सच्ची दोस्ती दौलत, पद या उम्र से बड़ी होती है। जो दोस्त मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा हो, वही असली दोस्त है। राहुल की बातें बच्चों के दिलों में उतरती और उनके जीवन में दोस्ती का महत्व बढ़ता। राहुल ने गांव में वार्षिक दोस्ती दिवस की शुरुआत की। हर साल अर्जुन और राहुल की कहानी सुनाई जाती। बच्चों को बताया जाता कि सच्ची दोस्ती का मतलब है साथ रहना, समर्थन करना और यादों को अमर बनाना। पुस्तकालय की दीवार पर लिखा था, दोस्ती अमर होती है। अर्जुन और राहुल की दोस्ती इसका प्रमाण है। राहुल का जीवन इसी संदेश को फैलाने में बीत गया। अर्जुन की यादें उसकी ताकत बन गईं और गांव में उनकी दोस्ती की मिसाल हमेशा याद रखी गई। समय की धारा निरंतर बहती रही। राहुल अब बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल सफ़ेद हो गए थे और पीठ थोड़ी झुकी हुई थी, लेकिन उसके दिल में अर्जुन की यादें हमेशा जवान रही। राहुल रोज वही गलियां घूमता जहां वह और अर्जुन बचपन में खेला करते थे। वह अक्सर कहता, अर्जुन, अगर तुम होते तो एक गांव कितना सुंदर और खुशहाल होता। वृद्ध होने के बावजूद उसने पुस्तकालय में बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं छोड़ा। वह बच्चों के चेहरे में वही चमक देखता जो अर्जुन की आंखों में हुआ करती थी। गांव में अब हर साल दोस्ती दिवस मनाया जाता। बच्चे अर्जुन और राहुल की कहानी सुनते और उनके जीवन से प्रेरणा लेते। गांव के बुजुर्ग बताते, दोस्ती केवल शब्द नहीं होती, ये कर्म, साथ, संघर्ष और प्यार से बनती है। पुस्तकालय में अर्जुन की तस्वीर और किताबें हमेशा बच्चों का ध्यान खींचतीं। राहुल अक्सर कहता, सच्ची दोस्ती अमर होती है।
यही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा संदेश है। एक दिन राहुल पुस्तकालय में बैठा था। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन दिल में अर्जुन की यादें गूंज रही थीं। उसने बच्चों को कहानी सुनाई और जब सभी गए, उसने धीरे से कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारे बिना भी जीवन जी रहा हूं, लेकिन तुम्हारी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। राहुल की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने महसूस किया कि दोस्ती केवल जीवन भर साथ रहने की नहीं, बल्कि यादों और कर्मों में जीवित रहने की चीज है। कुछ महीनों बाद राहुल भी अपनी आखिरी सांस लेने वाला था। वह अपने बिस्तर पर पड़ा, आंखें बंद कर आराम कर रहा था। उसके चेहरे पर शांति थी। गांव के लोग और बच्चे उसके पास आए। उन्होंने देखा कि वृद्धावस्था में भी राहुल की आंखों में अर्जुन की यादें जिंदा थीं। राहुल ने धीरे से कहा, अर्जुन, हम हमेशा साथ थे। हमारी दोस्ती अमर है। अब मैं तुमसे मिलने जा रहा हूं। राहुल ने आंखें बंद कर दीं। गांव में एक शांति छा गई। बच्चे और गांव वाले रो पड़े, लेकिन उनके दिलों में दोस्ती का महत्व और भी मजबूत हो गया। राहुल और अर्जुन की कहानी गांव में हमेशा याद की जाती है। बच्चों को सिखाया जाता है कि सच्ची दोस्ती केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्म, समर्थन और प्यार में होती है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं, दोस्ती अमर होती है। अर्जुन और राहुल ने इसे साबित किया। वे दोनों अब भले हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें और उनके आदर्श हमेशा जीवित रहेंगे। पुस्तकालय की दीवार पर लिखा है, सच्ची दोस्ती कभी खत्म नहीं होती, वह अमर होती है। राहुल और अर्जुन की कहानी यह संदेश देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर सच्ची दोस्ती साथ हो तो हर बाधा पार की जा सकती है। गांव प्यारीपुर की गलियां अब भी बच्चों की हंसी और खेलकूद से गूंजती हैं। लेकिन अब हर बच्चा जानता है कि सच्ची दोस्ती का मतलब है साथ खड़ा होना, यादें बनाना और अपने मित्र के लिए हर परिस्थिति में जीना। अर्जुन और राहुल की दोस्ती का ये संदेश पीढ़ियों तक जीवित रहेगा। गांव के हर कोने में उनकी यादें, उनके कार्य और उनके सपने बच्चों को प्रेरित करते रहेंगे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? सुंदर थी ना? अब चलिए मिलते हैं